एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सीडीपी का ये सेशन लेकर आया हूँ। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं लाया हूँ अधिगम। अधिगम क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और इसके क्या महत्व है, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है और अधिगम के क्या महत्व है, इस सभी को जानेंगे इस वीडियो में। एग्जाम द्वार चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं अधिगम को समझते हैं कि सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अधिगम होता क्या है, अधिगम किसको कहा जाता है, कौन से वैज्ञानिक अधिगम को क्या परिभाषित करते हैं, ये सब देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं अधिगम को। अधिगम होता क्या है, तो ये लर्निंग को अधिगम कहा जाता है। ठीक है, किसको? लर्निंग को। अब अधिगम का अर्थ क्या है, तो अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया। यहाँ से सीधे एक प्रश्न बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का दिल किसे कहा जाता है। इस टाइप का आपका ऑप्शन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा और ऑप्शन में होगा अधिगम और भी 3-4 और भी होंगे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम। चलिए यहाँ से सीधे एक प्रश्न बन गया, क्या? अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। आगे देखते हैं। अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है और सीखने को ही अधिगम कहा जाता है। ये भी आप जानते हैं, क्या? सीखने को अधिगम कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जन्म से मृत्यु तक सीखना ही है। घर, स्कूल एवं आसपास के वातावरण से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और अपना सर्वपक्षीय विकास करता है। सर्वपक्षीय कहने का मतलब है अपने सभी पक्षों का विकास करता है। चलिए, तो ये हुआ अधिगम। अधिगम को शिक्षा का मनोविज्ञान का दिल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब हम अधिगम को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अधिगम कहते किसको है। चलिए, जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दिया सलाई को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, उसे कड़वा अनुभव होता है। कहने का मतलब है जब कोई छोटा बच्चा अगर कोई दिया सलाई को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, ये उसे अनुभव होता है कि ये उसने हाथ अपना जला लिया। चलिए, दूसरी बार वह जलते हुई किसी भी वस्तु की तरफ हाथ बढ़ाने का साहस नहीं करेगा, इसी को अधिगम करते हैं। पहले बार उसने जलती हुई दिया सलाई को छू लिया और जैसे उसने छुआ उसका हाथ जल गया। दूसरी बार उसने जलती हुई दिया सलाई को नहीं छुआ, इसी को अधिगम करता है और अधिगम यानी सीखने को ही अधिगम कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अधिगम को विस्तार से समझने के लिए परिभाषाएं देखें। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी है। ये परिभाषाएं एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इन परिभाषाओं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले किसने कहा है, तो गेट्स महोदय ने ये परिभाषा दी है। उनके अनुसार अधिगम क्या है ये उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहता है। ये किसने कहा था, तो ये गेट्स महोदय का कथन है। गेट्स महोदय के अनुसार अधिगम के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। फिर दूसरे मनोवैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो ने उन्होंने कहा कि सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान और व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है और ग्रहण करना इन्हीं को अधिगम कहता है। ये किसने कहा था, तो ये क्रो महोदय ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं। पाल के अनुसार, पाल ने कहा अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। ये किसने कहा था, तो ये शब्द हैं पाल महोदय के। पाल महोदय के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार होता है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, हमारा अगला पॉइंट है परिभाषा के आधार पे कहा जा सकता है। परिभाषा के आधार पे क्या कहा जा सकता है, तो परिभाषा के आधार पे ऊपर जो परिभाषा हमने पढ़ा उसके आधार पे अधिगम को क्या कहा जा सकता है, आइए हम चर्चा करते हैं। तो अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। सीखना ही
मनुष्य जब सीखेगा तभी वो अधिगम करेगा, और जब सीखेगा तो कुछ न कुछ व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो इसी को सीखने को अधिगम कहता है, और व्यवहार में परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो ये ऑप्शन कि अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। अगला है सीखना नए अनुभव ग्रहण करता है, ये भी सही है, क्योंकि आदमी जब किसी चीज़ को अधिगम करना है यानी किसी चीज़ को सीखता है वो। अगला है यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सृजनात्मक पद्धति है। पॉइंट 4 है यह एक सृजनात्मक पद्धति है, बिल्कुल सही है। जैसे बच्चा का हाथ जल गया तो उसने दूसरी बार ये काम नहीं किया, यह भी अधिगम हुआ। अगर किसी चीज़ को कोई देखकर उसे बनाने की कोशिश करता है, कुछ नया सृजन करता है, तो वो भी अधिगम है। तो ये एक सृजनात्मक पद्धति है, बिल्कुल सही है। यह स्थानांतरित होता है, ये भी सही है। सीखना सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक विकास, सर्वपक्षीय विकास, बिल्कुल सही है। सभी पक्षों का सीखने से सभी पक्षों का विकास होता है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम है, बिल्कुल सीखना एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के माध्यम से हम सीखते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यह प्रगति और विकास है, बिल्कुल यह एक प्रगति और विकास है। क्या? अधिगम। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, सीखने का स्वरूप तथा प्रकृति। सीखने का स्वरूप और प्रकृति के बारे में जानते हैं। अधिगम के स्वरूप के बारे में दृष्टिकोण, अधिगम के स्वरूप के बारे में जिन जिन व्यवहारवादों ने, जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने अपना दृष्टिकोण रखा है, उसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि अधिगम से एक भी प्रश्न हमारा न छूटे। चलिए देखते हैं पहला क्या है। तो पहला हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादियों का विचार है कि अधिगम अनुभव के परिणाम के तौर पर व्यवहार में परिवर्तन का नाम है, बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। मनुष्य तथा दूसरे प्राणी वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चा जन्म से ही अपने वातावरण से कुछ सीखने का प्रयत्न करता है, इसी को अधिगम कहा जाता है। ये किसका विचार था? तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विचार था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा गेस्टाल्ट दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम का आधार गेस्टाल्ट ढांचे पर निर्भर है। अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रक्रिया है। चलिए अगला है होर्मिक दृष्टिकोण। ये इन्होंने कहा है यह दृष्टिकोण मैकडूगल की देन है। कौन सा? होर्मिक दृष्टिकोण। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि होर्मिक दृष्टिकोण किस मनोवैज्ञानिक की देन है, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। यह दृष्टिकोण यानी होर्मिक दृष्टिकोण मैकडूगल की देन है। यह अधिगम के लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर जोर देता है। कौन सा? होर्मिक दृष्टिकोण। अधिगम लक्ष्य को सामने रखकर किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले पर। अगला क्या है हमारा? अगला है प्रयत्न तथा भूल दृष्टिकोण। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण थॉर्नडाइक की देन है। प्रयत्न और भूल दृष्टिकोण किसकी देन है? तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यह थॉर्नडाइक की देन है। उसने यानी थॉर्नडाइक ने बिल्लियों, कुत्तों तथा मछलियों पर बहुत से प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रयत्न तथा भूल से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए प्रयत्न तथा भूल किसका दृष्टिकोण है? तो ये थॉर्नडाइक की दृष्टिकोण है। चलिए आगे देखते हैं। अब है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन भर अधिगम करता है, यानी कहने का अर्थ है मनुष्य जीवन भर सीखता है। बिल्कुल सही है। मनुष्य जन्म से लेकर मरने तक सीखता ही रहता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तो वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर चलता रहता है। इसमें व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, आदतें, रुचियों का विकास होता रहता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अधिगम अनुकूलन प्रक्रिया है। अधिगम का अनुकूलन में विशेष योगदान होता है। जन्म के बाद कुछ देर तक बच्चों दूसरों पर निर्भर रहता है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसे ढलना पड़ता है। वह वातावरण के साथ अधिगम के आधार पर ही अनुकूलन करता है, यानी अधिगम अनुकूलन प्रक्रिया है। ये भी आपका ऑप्शन आ सकता है। चलिए ये विशेषताएं हैं अधिगम का। अगला पॉइंट है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल हमने ऊपर पढ़ा था, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया। सीखना किसी एक मनुष्य या देश का अधिकार नहीं, यह दुनिया के हर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है
अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्कुल, अगर हम कुछ सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो यही अधिगम कहलाता है। सीखना किसी तरह का हो, उसके व्यवहार में आवश्यक ही परिवर्तन होगा। यह सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी रूप में हो सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अधिगम सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी रूप में हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। अगर हमारे आसपास कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारे अधिगम का प्रभाव परिणाम के रूप में दिखाई नहीं देगा। जैसे जैसे विद्यार्थी सीखता है वो वैसे वैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। इसका मतलब है अधिगम उद्देश्य एवं लक्ष्य केंद्रित है। बिल्कुल ये भी सही है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है हमारा अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है। आइए देखते हैं। पुराने अनुभवों के आधार पर ही नए अनुभव ग्रहण होते हैं और नई व्यवस्था बनती है और यही सीखने का आधार है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले पॉइंट पे। अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक। शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिगम का सहारा लेना पड़ता है। इस साधन के द्वारा ही प्रभावशाली ज्ञान, सूझबूझ, रुचियाँ, दृष्टिकोण विकसित होता है। अब है अगला पॉइंट है 8वां, अधिगम का स्थानांतरण। हमने ऊपर पढ़ा था अधिगम का स्थानांतरण एक स्थिति में या किसी एक साधन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरी अन्य परिस्थितियों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसको अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब अगर हम कोई चीज़ एक जगह सीखते हैं और दूसरी जगह उसका उपयोग करते हैं तो इसी को अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अधिगम विवेकपूर्ण है। कहने का अर्थ है अधिगम कोई तकनीकी क्रिया नहीं है बल्कि विवेकपूर्ण कार्य है जिसे बिना दिमाग के नहीं सीखा जा सकता। इस समय इसमें बुद्धि का प्रयोग अति आवश्यक है। किसमें? अधिगम में। अधिगम कोई तकनीकी चीज़ नहीं है, उसे किसी मशीन के द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसे अपने दिमाग से ही सीखा जा सकता है और अपने दिमाग से ही किया जा सकता है। अगला पॉइंट है अधिगम जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है। अधिगम के बिना जीवन सफलतापूर्वक जीना और इसकी प्राप्ति होना असंभव है। प्राप्ति होना असंभव है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। कहने का अर्थ है व्यक्ति का संतुलित और सर्वांगीण विकास अधिगम के आधार पर ही हो सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम सक्रिय तथा सृजनात्मक। अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला सदा सक्रिय रहता है और सृजनात्मक कार्य करता है। इसी से उसे नए अनुभव होते हैं, वह नए ज्ञान सीखना है और इसी के साथ नया अनुभव उसे प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट है और ये हमारा अंतिम पॉइंट है अधिगम चेतन और अचेतन अनुभव। कहने का अर्थ है अनुभव अधिगम सीखने वाले व्यक्ति के द्वारा जानबूझ कर अनजाने में अर्जित किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। एग्जाम द्वारा चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सीटेट के लिए स्पेशल प्रश्नों का सीरीज चलाया जा रहा है, वो वीडियो आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही नोबेल प्राइज़ से जुड़ी सभी वीडियो डाला गया है, आप वो भी देखें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।